कि नाग वंश हुआ करते थे और इंसान नाग का रूप ले सकता था या नाग जो थे वो इंसान का रूप लेके भी रह सकते थे जैसे। नमस्कार दोस्तों, आज जो हमारे साथ हैं वो बहुत ही महान काम कर रहे हैं इस दुनिया में होते हुए। और लगभग इनको 20 साल हो गए इस काम को करते हुए। ये कंटिन्यू सांप पकड़ते हैं हमारे राजस्थान सवाई माधोपुर के अंदर। और 20 सालों से ये बिना स्वार्थ के बिना पैसों के इसको जी जान के साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने कई हजारों सांपों को बचाया है और कई सारी प्रजातियां, ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा प्रजातियों को इन्होंने लोगों के घरों से निकाल के जंगल के अंदर छोड़ा है। तो आज मैं स्वागत करना चाहता हूं लोकेश भैया का। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। तो वह सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको क्या चीज़ इंस्पायर करी जिसके कारण आपने ये सब लाइफ में स्टार्ट किया, और क्या रीजंस रहा इन सब चीज़ों के पीछे। जय हिंद साथियों। सबसे पहले और जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया, इसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। खैर, तो मैं उस समय बतौर आर्टिस्ट पेंटिंग बनाया करता था। तो मैं धीरेन्द्र तोमर फाउंडेशन स्कूल ऑफ आर्ट में करता था। उसके बाद में थोड़ी मेरी आँखों में वीकनेस आई, तो फिर मेरे को जंगल से तो शुरू से लगाव था ही। तो मैंने कहा कुछ करें। तो मैंने देखा कि जो अपने सरीसृप रेप्टाइल प्रजातियों में सांप और गोरा सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे भी दिखते हैं वहाँ लोग तुरंत उसको मारने लगते हैं और उसको मार देते हैं। तो इस वजह से मैंने देखा कि ये सबसे ज़्यादा परेशानी में है प्रजाति। तो मैंने सोचा कि इसके लिए मैं कुछ काम करूं और इनको अगर मैं बचा सकूं थोड़ा बहुत भी, तो हो सकता है कुछ आने वाले भविष्य के लिए तो नई जो आने वाली जनरेशन है उनको इन चीज़ों को देखने का मौका मिले। तो ये संकट में प्रजातियाँ बन चुकी थी, इस वजह से फिर मैंने इनके लिए मुहिम एक छेड़ी। उसमें निःशुल्क मैंने सेवा देने का सोचा, क्योंकि पैसे लेने पर तो लोगों के कई तरह के विचार आ सकते हैं कि कौन बुलाएगा, कौन पैसा देगा, मार मुर के फेंको। इसलिए मैंने ये निःशुल्क रखा और लोग बाग इस बात को समझ रहे हैं सवाई माधोपुर में। बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो भैया इसके पीछे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सांपों को पकड़ना और गोरे को पकड़ना, तो आपको इस चीज़ों के अंदर डर नहीं लगता कि ये खा जाए? क्योंकि डेली मौत से लड़ने वाली बात होती है कि डेली, मतलब 20 सालों से आप डेली मौत से लड़ रहे हो, मतलब आज कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा तो देखो, जो भी जीव है पृथ्वी पर मतलब जिसने जन्म लिया है अपने आप को तो बचा के चलेगा वो। तो ये भी मतलब घबरा के ही वाइट करते हैं, खा जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि ये खाना पसंद नहीं करते, दूरी बना के रखना पसंद करते हैं। हालांकि मैंने इस फील्ड में जब से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को अब तक सांपों ने 18 बार वाइट किया है। 18 बार? हाँ, 18 बार। एक बार मैं एडमिट भी रहा हूँ और 2 बार ही मेरे को कोबरा ने वाइट किया। बाकी सबसे ज़्यादा विषैला स्नेक है। हाँ, बाकी 16 बार जो है मेरे को नॉन वेनेवस सांपों ने वाइट किया। तो कोई दिक्कत नहीं, टिटनिस का इंजेक्शन लगवा लेता हूँ मैं। बाकी ये जो जीव है मतलब जल्दी किसी को खाना पसंद नहीं करते, ये दूरी बना के रखना पसंद करते हैं। हम लोगों ने ही किस्से कहानियों के तहत इन जीवों के प्रति हमने नफरत फैला दी है। लोगों के दिल और दिमाग में खौफ और डर की भावना भर दी है। जहाँ पे भी निकलते हैं तुरंत लोगों को मारने पहुँच जाते हैं। बाकी ये जीव बहुत ज़रूरी है। तो भैया जैसा हम भी देखते रहते हैं टीवी के अंदर और न्यूज़ के अंदर कि ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर सांपों के द्वारा सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। तो लोगों में डर तो नेचुरल सा है कि रह गई, पर उस डर को कैसे निकाला जाए या किस तरीके से वो भी ध्यान दे कि यार ये सर बहुत मैटर करते हैं इस दुनिया में रहने के लिए, इसके कारण हमारा जीवन भी चल रहा है। तो इस डर को निकालने के लिए क्या क्या सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखो, सांप प्रजाति ऐसी है कि वो खुद डरता है तभी वाइट करता है। अगर हमको कहीं भी ये दिखते हैं, हमारे आसपास नज़र आते हैं, मकानों के, गांव में कहीं भी नज़र आते हैं, तो सबसे पहले तो हम उससे दूरी बना के रखें। और दूरी बना के अगर वो जाना चाहता है तो उसके ऊपर अपन ध्यान रखें, उसके मूवमेंट का ध्यान रखें, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। बाकी जीने का अधिकार तो सभी को है। अगर हम जैसे जी रहे हैं ऐसे वो भी जी रहे हैं। हमारा आमने सामना होने पर ही वो क्या है, डर जाता है। और डरने के बाद ही वो अपने आप को मतलब तैयार कर लेता है कि मैं वाइट करने को तैयार हूँ। और वो कुछ चेतावनी देता है। जैसे कोबरा है, फन उठाता है तो वो उसका पता लगता है कि ये डर चुका है, और वो जब फुसकार मारता है तो वो चेतावनी देता है कि आप मुझसे दूर रहो।
मतलब लोग बाग इस सब बात को समझ नहीं पाते और लोग बाग सोचते हैं कि ये तो रुसा क्यों, तो उस चक्कर में डर जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इनसे दूरी बना के रखें सबसे पहले तो। और अगर ये मान लो कहीं वाइट भी कर लेते हैं तो सबसे बात है कि सीधा हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में इसी की जहर से बनी हुई एंटीडोट वेनम मौजूद रहती है। तो बचाव में ये काटते हैं, जानबूझ के काटते नहीं। इंसान है हम, तो हमें ऊपर वाले ने परपक बनाया, हमारी जिम्मेदारी है देख के चलने की, इनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये तो आज़ाद किस्म के जीव हैं, इनके अंदर वो बुद्धि का विकास नहीं है जो ऊपर वाले ने इंसानों को दिया। तो इंसान की जिम्मेदारी बनती है हम देख के चलें, ना कि इनको कसूरवार ठहराए कि सांप खाने से मर जाता है तो सांप जहाँ पे निकल जाए वह मार दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीने का अधिकार सबको होना चाहिए। ये तो सर, आपने जो पहला सांप पकड़ा होगा कौन सी उम्र में पकड़ा होगा आपने? मैंने जो पहला सांप पकड़ा था वो मेरी कॉलोनी में पकड़ा था, पास कौन में। सी प्रजाति का था और आप कितने साल के रहे होंगे उस वक्त? लगभग अब देखो मैं 45 साल का हो गया और 20 साल पहले की बात है ये, 2002 की। 19-20 की उम्र हाँ, में? जब जनवरी का महीना था और हमारी कॉलोनी में शांति लाल जी नाकोड़ा ट्रेडिंग कंपनी के मालिक थे, शांति लाल जी जैन, उनका मकान था। तो उनका बच्चा मेरे को रात को बुलाने आया लगभग 10:30 पौने 11 बजे। मैं उनके घर गया और बाथरूम में वो सांप बैठा हुआ था, कोबरा सांप था। कोबरा सांप तो पहले ही? सबसे पहला। और मेरे को देख के डर लगा, हालांकि मैं उनके टूटियों पे, जो नल की टूटियाँ उनके ऊपर पैर रखता हो गया और मैंने उसको डंडी से बाल्टी को हटा के उसको निकाला तो वो सीधा गैलरी में आया। और गैलरी में आने के बाद में मैं उसके जैसे मैं उन पर से कूदा तो धमक जैसे ये वाइब्रेशन पकड़ते हैं, धमक के कारण हमने ऑलरेडी गैलरी के बाहर के किवाड़ खोल रखे थे, तो उस तुरंत बाहर चले गया। तो मैं उसके पीछे पीछे डंडी बजाता हो गया और सीधा वो हमारे PWD ग्राउंड में कूद गया। उस टाइम जंगल था, तो वो रेस्क्यू मेरा पहला था। ये बताई मैंने कहा आसान है, मनुष्य और जानवरों के बीच में जैसे जो मतलब अपन आ जाएं और इनकी टकरार नहीं हो, उसमें दोनों को ही खतरा हो सकता है, मनुष्य को भी खतरा हो सकता है और जीव को भी खतरा हो सकता है। तो ये तो एक स्किल है जिसको आप सीख सकते हैं, मतलब सांप पकड़ना, सांप को कैसे अपने घर से हटाना है, ये भी एक स्किल है। तो आपने भैया अभी तक कितने तरीके के प्रजातियों के सांपों को पकड़ा होगा मैंने इन 20 साल के कैरियर के अंदर? अच्छा, जैसे सवाई माधोपुर के अंदर मैंने जो पकड़े हैं सांप वो तो लगभग अभी 10-12 तरह के, 12-13 तरह के प्रजाति के हैं। बाकी हमारे आदरणीय धर्मेंद्र खंडल जी हैं जो राजस्थान में बहुत अच्छी जगह बनाए हुए हैं, वो विशेषज्ञ हैं। उनके मुताबिक सवाई माधोपुर में 32 तरह की प्रजाति पाई जाती है। मैंने देखी नहीं है, तो 32 तरह की प्रजाति पाई जाती है। उनमें से ये यहाँ पे 4 से 5 तरह के जहरीले जो सांप मिलते हैं, मैंने अभी तक उनमें से 4 रेस्क्यू किए हैं। और 32 तरह में से लगभग 27 से 28 प्रकार की प्रजाति यहाँ पर नॉन वेनेवस है, जिसमें हमारे रॉक पाइथन अजगर भी है। बाकी यहाँ पर जैसे सबसे पहले तो हमारे कोबरा आता है, सबसे ज़्यादा मेरा यहाँ पर सामना कोबरा से होता है। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ब्लैक कोबरा। दूसरे नंबर पे यहाँ पे काफ़ी तादाद में हमारे जो कॉमन क्रेथ है, हाँ बिल्कुल, वो मतलब हमारे भारत देश का सबसे खतरनाक डेंजर सांप है जो सबसे ज़्यादा मौतों का जिम्मेदार है। वो रात को मूवमेंट करता है, तो इस वजह से उसकी वाइटें ज़्यादा होती है, सो जाता है वो आके, वो मतलब गलती से काट लेता है। और जो तीसरा सांप है वो हमारे यहाँ पे पाया जाता है रसल वाइपर। वो मैंने यहाँ पर रेस्क्यू जी मैंने यहाँ से रेस्क्यू किया था। हमारे कुस्तला, सवाई माधोपुर ज़िले में कुस्तला पास में पड़ता है, मुई का तिवारा, वहाँ से हमने रेस्क्यू किया उसको। हमें तो अजगर की खबर थी, बाकी वो मिला। और एक मैंने हमारी कॉलोनी से काफ़ी टाइम पहले श्री राम जी लाल जी राठौड़ हैं जो न्याय विभाग में सर्विस करते थे पहले, उनके घर से मैंने पिट वाइपर जो हमारे यहाँ पर मिलता है, ग्रीन पिट वाइपर भी बोलते हैं, कई तरह के पिट वाइपर में काफ़ी सारी प्रजातियाँ हैं, वो मैंने पिट वाइपर यहाँ पे रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके उसको बिल्कुल वहाँ पहुँचाया मैंने जंगल। और यहाँ पर एक मिलता है सोल्स स्केल वाइपर, मैंने अभी तक उसका रेस्क्यू नहीं किया यहाँ पर, बाकी मिलता है, मेरे को खबर है यहाँ पर। तो इस प्रकार ये 5 तरह की प्रजाति हैं, जिनमें से 2 तरह के कोबरा, कॉमन क्रेथ, इनमें न्यूरोटॉक्सिन हाई प्रोटीन जहर पाया जाता है। और जैसे रसल्स वाइपर और पिट वाइपर प्रजाति में इनमें हीमोटॉक्सिन मिलता है। तो न्यूरोटॉक्सिन हीमोटॉक्सिन दोनों हैं, ये खतरनाक जहर है।
तो यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चीज़ों को देख के चलो कि सवाई माधोपुर में काफ़ी तादाद में जहरीले सर्प है, मतलब सांप है, तो उनकी प्रजातियों को समझें और उनको देखें, मतलब कि ये कौन सा है, तो उसमें हमको भी बचने का एक मौका मिलेगा और उस प्रजाति को बचाने का भी एक मौका मिलेगा। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है, इतने सारे सांपों को आपने टैकल किया है, संभाला है और जंगल के अंदर छोड़ा है। और वैसे कोबरा जो देखा जाए तो यहाँ पे वैसे 4 टाइप के कोबरा होते हैं जिन्हें हमने भी सुना है एनजीसी पे, तो जहाँ पे कौन सा सबसे ज़्यादा मिलता है? यहाँ पर तो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा मिलता है, जिसे हम भारतीय नाग बोलते हैं, ब्लैक कोबरा। चांद का निशान होता है शायद जी, वो तो इसके फन के ऊपर अलग अलग आकृतियाँ बनी रहती है, हर नाग के अलग अलग होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। बाकी यहाँ पर तो स्पेक्टिकल कोबरा पाया जाता है। हम जैसे दक्षिण की तरफ जाएं इधर, तो उधर हमें मोनोकॉल कोबरा, मोनोस्लाइड कोबरा, मोनोस्लाई कोबरा, ये कई तरह के चंद्रनाग जिसे बोलते हैं वो मिलते हैं। अब वो सबसे केरला साइड सबसे खतरनाक, आई डोंट नो क्या नाम है उसका, किंग कोबरा। किंग कोबरा वो यहाँ पे नहीं मिलता, वो केरला में मिलता है। वो वहाँ साउथ साइड उधर ही मिलेगा। वो दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा जहरीला सांप है, जो भारी मात्रा में अपने जहर को दूसरे की बॉडी में इंजल्ट कर देता है। उससे उसके खाने के बाद में शायद ही कोई बच पाता है। सबसे खतरनाक इन इंडिया या ऑन द वर्ल्ड? नहीं, अपने वर्ल्ड में कई जगह मिलता है, तो ऐसी बात नहीं है। एशिया सबसे खतरनाक जो है सांप यही है। हाँ, वर्ल्ड में तो सबसे, इसका नाम ही किंग कोबरा है। किंग यानी राजा, सांपों का राजा है। कि सबसे बड़ा और वजन में भी सबसे भारी है। हाइट भी लंबाई है। हालांकि वैसे वजन में, हाइट में, मोटाई में तो अपने रॉक पाइथन होता है, एनाकोंडा होता है, ये अलग है। परंतु जो जहरीले सर्प हैं उनमें सबसे ताकतवर और सबसे लंबा और वजनी जो किंग कोबरा है, और ज़्यादा मात्रा में जहर छोड़ने वाला। तो आपका तो मन जरूर होगा कि कभी किंग कोबरा के दर्शन करें और आप उनको पकड़ें साउथ में जाके। बिल्कुल, मेरा ड्रीम है, मेरा बिल्कुल इच्छा है कि मैं एक बार, मेरे को ये मौका मिले और मैं उनको साक्षात प्रणाम करके उनको एक बार रेस्क्यू करूं। ये नाग देवता है तो ऊपर बनाई हुई बड़ी अद्भुत शक्तियाँ हैं, तो मैं तो इनका सबको सम्मान करता हूँ और मैं बड़े प्यार से रेस्क्यू करता हूँ, और रेस्क्यू करके बड़े आराम से उनको सम्मानपूर्वक जंगल में छोड़ के आता हूँ। और बहुत अच्छा लगता है मुझे। इंसान नाग का रूप ले सकता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, मूवीज में भी दिखाया गया है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार होंगे? क्या सच में नागवंश हुआ करते थे या वो लुप्त हो चुके हैं, या सच में ऐसी भी ताकतें हुआ करती थी किसी टाइम पे जब भगवान श्री कृष्ण रहते थे या भगवान श्री राम रहते थे, तब ये सब वंश कहाँ थे? नहीं, बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बातें सत्य तो है। बाकी अब वो युग अलग था और ये युग अलग है। अब कलयुग का मतलब काल युग चल रहा है खतरनाक, और मैं तो इसको कलयुग भी नहीं कहूँगा, मैं तो इसको काल्पनिक युग बोलूँगा। काल्पनिक युग, हर व्यक्ति कल्पनाओं में है, कल्पनाओं के सिवा कुछ नहीं। तो वो सतयुग था, उस समय था ऐसा कुछ। और हमारे जब इतने बड़े बड़े वेद पुराण ग्रंथ बोलते हैं और हमारे बड़े बड़े जो पंडित लोग जो ज्ञाता हैं वो और बोलते हैं, तो बात तो कहीं ना कहीं सत्य है। तो बात तो ये भी सत्य हो सकती है कि जब हम अभी तक जीवित हैं उस टाइम से लेके, तो नागवंश भी कहीं ना कहीं जीवित जरूर होंगे, चाहे वो समुंदर में हो चाहे वो किसी नदी के अंदर हो, पर वंश तो हो सकता है। हाँ, वंश तो है, और ये जो सब नाग हैं ये सब उनके वंशज हैं, कहीं ना कहीं उनकी पीढ़ी चली आ रही है, और ये अब संकट में है। तो ये हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हमें आप समझें और हमें ना मारें, हमें भी जीने दें। तो जैसे मेरे चैनल पे एक बात अधिकांश में बोलता रहता हूँ कि जियो और जीने दो, दुनिया में इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। और हाँ, भैया का एक चैनल भी है इसी से रिलेटेड, अगर आप लोग नए सब्सक्राइबर्स हो तो उनको जरूर कर लेना सब्सक्राइब, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इन्होंने ऑलमोस्ट शायद 1200 या 2000 वीडियोस डाल रखे हैं आपने नागों को पकड़ते हुए, कैसे पकड़ा जाता है, कैसे वो रेस्क्यू करते हैं, पूरा रिलेटेड उन्होंने बना रखा है, पूरा वीडियो बना रखा है। तो कंटिन्यू 4 साल से ये कंटिन्यू वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो उसको भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। और एक मिथ ये भी है कि नाग, नागिन और नागमणि, इसका क्या रहस्य है? मतलब आजकल के लोगों के अंदर ये बहुत रहता है कि नागमणि हो तो हम ये कर लें, मतलब आज भी मिथ है या सच है? नहीं, कहीं ना कहीं बात तो बहुत दूर तक जाती ही है। बाकी जो मेरा मानना है, जिस हिसाब से मैंने इसके बारे में देखा भी है और काफ़ी चैनल भी देखे मैंने अच्छे जैसे नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी चैनल और एनिमल प्लांट्स वगैरह, और कई बड़े बड़े अच्छे रेस्क्यू। आप खुद भी 20 साल से इसमें? मैं भी इसमें हूँ, हाँ।
तो ये बात तो कई जगह मेरे को लोग बाग पूछते हैं, मैं बहुत जगह रेस्क्यू पे जाता हूँ तो, क्योंकि लोगों में है अभी तक भी अंधविश्वास भी है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि नाग नागिन का जोड़ा होता है, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इनके जोड़े का जो समय होता है वो समय इनकी शीत निद्रा से निकलने के बाद, जैसे अब मार्च आ गया, अभी शीत निद्रा से सब निकल रहे हैं, निकलते ही तुरंत ये भूखे प्यासे अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि ये ठंडे खून के प्राणी होते हैं, सर्दी झेल नहीं सकते ये। तो ये अब निकलेंगे तो तुरंत पहले तो ये अपना पेट भी भरेंगे, भोजन भी करेंगे, भोजन के साथ साथ अपने जोड़े को ढूंढेंगे। नागिन है तो वो नाग को ढूंढती है, और नाग है तो नागिन को ढूंढता है, दोनों ढूंढते हैं। फिर वो अगर मिलते हैं, उनका अंदर सलाह मशवरा ऐसा कुछ होता है, तो फिर वो साथ रहते हैं और कुछ काफ़ी टाइम तक साथ रहते हैं। फिर उसके बाद में अब नाग अपने दिशा चल जाता है, नागिन अपनी दिशा चलती थी, और फिर वो एक अच्छी जगह देख के वो अपने अंडों को देती है, उसके आसपास रहती है। जब उनका 40 से 45 दिन का वो समय निकल जाता है, तब वो बच्चों में, जैसे अंडों में से बच्चे निकलते हैं, नागिन अपना जो भी मादा है वो अपना दिशा ले लेती है, चल देती है छोड़ के। बच्चों को कौन संभालता है? बच्चे ये ऊपर वाले उस मालिक की एक करिश्मा ही मानो। अंडे में से निकलते वो अपनी राह पकड़ लेते हैं। अच्छा, मतलब फिर ना तो माँ ना बाप है, वो अपने अपने रास्ते, अपने अपने रास्ते, और उनका जो रखवाला है वो ऊपर वाला है, तो उस हिसाब से वो चलते हैं और अपना जो भी मिल जाता है उनको, कीट पतंगे छोटे मोटे जीव, उनको खाते खाते चलते, इनकी यात्राएं चलती रहती है। फिर तो नागमणि का कहाँ पे? नागमणि का तो मेरे हिसाब से मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को, क्योंकि मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि दुनिया में अभी एक क्षेत्र राज इंसानों का है पूरी पृथ्वी पर। अगर नागमणि जैसी कोई चीज़ होती तो मेरे को लगता है जब इंसान ने इतने हजारों लाखों लोगों को कत्ल करके सत्ता हासिल करी, तो मेरे हिसाब से अब तक दुनिया के सारे सांपों को मार चुका होता आदमी, अगर नागमणि होती तो। तो इसलिए मेरे हिसाब से कोई नागमणि नहीं होती है। ये जितने भी क्या कहते हैं वीडियो बन रहे हैं और ये बन रहे हैं, ये सब फेक वीडियो है। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं तो ये सब वीडियोस फेक होती हैं, तो आप भी कहीं इनके चक्कर में आके नागमणि मत खेलना। 100 रुपये की 2 मिल रही हो तो उसको बिल्कुल खरीदने की कोशिश मत करना। इसलिए जब मैं मेरे वीडियो बनते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसको मैं बिल्कुल कंप्लीट क्लियरिटी दिखाता हूँ, उसमें कोई चीज़ जोड़ा जोड़ी नहीं करता। जो वर्तमान में जो है क्लियरिटी, वो जो सामने है वही दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे क्या है लोग भ्रमित नहीं हो। भ्रमित होना बेकार है, ये तो है। ये होता है। तो भैया जैसे कोई आपके, जैसे अभी किसी घर में सांप निकलता है तो बहुत डर जाते हैं, तो उसका मतलब कि वो देख के डर नहीं आए, तो उसके लिए क्या राय है? मतलब हम डर जाते हैं कि कहीं भी सांप निकलता है या कहीं भी, तो एकदम से ओह सांप आ गया, सांप आ गया, तो वो डर कैसे निकाला जाए? देखो, डरना तो मैंने तो सुना है, जहाँ तक अभी कुछ दिन पहले चल रहा था तो मैंने उसमें सुना था कि डर एक बहुत अच्छी चीज़ है, डरना चाहिए भी, और बिल्कुल डर होना ज़रूरी है। तो बाकी इतना भी नहीं, हम जैसे जीव हैं वैसे जो हमारे सामने जीव कोई भी आता है किसी भी रूप में, किसी भी जीव के रूप में, तो वो भी एक जीव है। तो सबसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक तो उसको देखते ही दूरी बना लेना और बिल्कुल शांत रहना, कोई हल्ला नहीं मचाना, क्योंकि ये वाइब्रेशन पकड़ते हैं, ध्वनि तरंगे पकड़ते हैं, वायु तरंगे पकड़ते हैं, रेडिएशन तरंगे पकड़ते हैं। इनको दिखता नहीं, शायद अंधे होते हैं। दिखता भी है, परंतु इतना नहीं दिखता जितना मनुष्य देख पाता है। 25 से 30%, 35% देखते हैं तो धुंधला दिखता है इनको, और ये बार बार की अपनी जीभ निकालते हैं, वो इसलिए निकालते हैं कि बाहर का वातावरण ये पता कर सके। तो वो क्या है, जीभ वापस अंदर जाती है, इनके सेंसर से टच होती है, तो पता चलता है कि बाहर क्या है। तो इस प्रकार अगर उसको देखते हैं तो पहले तो दूरी बना करके और शांत रहें, हल्ला ना मचाएं, और उस जीव को अगर उसके जाने का रास्ता है तो उस रास्ते को आप क्लीन करें, उसके आगे खड़े ना हो, और नहीं भी होता तो आप फिर अच्छे कोई स्नेक कैचर रेस्क्यूअर को, किसी को भी, वन विभाग को आप बुला के और उसको वहाँ से रेस्क्यू करा सकते हैं। रेस्क्यू करा के रहता वतिस्तान जंगल। चलो, जैसे आप यहाँ पे तो आप हो रेस्क्यूअर, पर मुझे नहीं लगता इंडिया के हर कोने में या हर ज़िले में कोई रेस्क्यूअर होगा, तो वहाँ पे तो मे बी सब भारतीय होंगे। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि लोग एक वहाँ पे रेस्क्यूअर हो, या गवर्नमेंट को ये अपील करनी चाहिए कि एक रेस्क्यूअर बनाए, जिससे, क्योंकि सांप तो हर जगह निकलते हैं, देखो इस माधोपुर या गंगापुर हर ज़िले में निकलते हैं, और हर ज़िले में रेस्क्यूअर नहीं है, तो उन लोगों को कुछ ना कुछ तो ऐसा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इन जीव जंतु को बचाने के लिए। तो इसके लिए आपकी क्या राय है? मैं इसके लिए तो देखो वन विभाग के लिए बोलूँगा मैं, कि जो हमारे वन विभाग के बड़े अधिकारी हैं और
जो वन्य क्षेत्र को देखते हैं काफ़ी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। हमारे सवाई माधोपुर में वन विभाग के हमारे कर्मचारी को देखता हूँ, मेरा दिल गदगद हो जाता है कि बहुत ज़बरदस्त मेहनत के साथ वो कार्य कर रहे हैं सवाई माधोपुर में। परंतु पूरे देश में, पूरे विश्व में यही होना चाहिए कि वन विभाग को अगर उनके पास रेस्क्यूअर नहीं है तो तो प्राइवेट में जो रेस्क्यूअर है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। बिल्कुल, वन विभाग को जैसे करना चाहिए इसका तय कि अगर उनके पास अगर रेस्क्यूअर कम है तो वो प्राइवेट जो सेक्टर में काम कर रहा है उसको प्रोत्साहन दें। तो मुझे सवाई माधोपुर में बहुत प्रोत्साहन देते हैं हमारे वन विभाग के जो जितने भी कर्मचारी हैं, और मैं करता भी हूँ काम, मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ पर भी रेस्क्यूअर नहीं है, क्योंकि ये सांप गोरे तो हर जगह निकलते हैं, देखो जीव जंतु हैं, तो वहाँ पर एक रेस्क्यूअर होना ज़रूरी है। तो अगर वो कम है तो उसको ट्रेनिंग भी दिलाए सरकार की तरफ से, क्योंकि जो प्राइवेट आदमी है वो खुद की तरफ से इतना पैसा नहीं लगा सकता। तो उसको मतलब जो अपने वन विभाग का महकमा है वो एक निर्धारित करे कि इसको ट्रेनिंग दिला के उसको अगर कोई भत्ता वत्ता भी देना हो तो वो भत्ता उसको मिले, तो उससे उसका एक लगन लगी रहे। तो इस प्रकार मैं यही कहूँगा कि इसमें वन विभाग को थोड़ा पहल करना चाहिए। नहीं, वन विभाग को और सरकार को भी इस बारे में तो सोचना जरूर चाहिए। बिल्कुल सोचना जरूरी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके हैं, तभी हम जीव जंतु को बचा सकते हैं। और भैया एक और बहुत लाइफ में ऐसा क्वेश्चंस आते हैं कि आप 20 साल से बचा रहे हो पर उसका नॉन प्रॉफिट, एक बिना स्वार्थ के आज भी आप काम कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप कंटिन्यू कैसे, मतलब खुद की जेब में से पेट्रोल का जाना आना जाना टाइम लगाना, मतलब किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखते हो? आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है कि आप कंटिन्यू काम कर रहे हो 20 साल से फ्री के अंदर? बहुत बड़ी बात होती है, कोई डोनेशन नहीं आती, सब आप अपनी जेब में से खर्च करते हो, खुद कमाते हो, फिर इसी में लगाते हो। वो क्या है जो आपको इंस्पायर करती है? देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे को आत्म तसल्ली मिलती है, बहुत सबसे बड़ी बात, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं हालांकि छोटी दुकान करता हूँ, जनरल स्टोर किराने की कॉलोनी में ही है, मेरे पास ज़्यादा इनकम नहीं है उसकी, फिर भी मेरा पहले तो चलता था ऐसा, क्योंकि उस समय इतने संसाधन नहीं थे, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। मैंने 2015 में लिया था, ये J2 लिया था मैंने मोबाइल, जब इसी से मैं आज भी वीडियो इसी से बनाता हूँ। तो उस समय संसाधन नहीं थे, तो उस समय तो चलता था। बाकी अब लोग बाग समझने लगे हैं इस चीज़ को, और मैं जाता हूँ तो मेरा काम तो सीधा उसको रेस्क्यू किया और चल देता हूँ। परंतु आजकल लोग बाग समझते हैं और वो रोकते हैं मेरे को और कहते हैं सर आप आए, बहुत बड़ी बात है, आप वो हम आपको नहीं दे रहे, हम आपकी मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल के लिए दे रहे हैं। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, मैं उनका मान सम्मान करते हुए माथे के लगा के ले लेता हूँ, मैं उनका सम्मान रखते हुए। और उसको फिर हमारे जितने भी मेरे पास और भी रेस्क्यूअर जाते हैं मेरे साथ, जो मेरे साथ ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग में काम कर रहे हैं, तो हम सबकी मोटरसाइकिल में थोड़ा थोड़ा तेल डला देते हैं। तो चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। और कभी कहीं नहीं आता तो हम हमारी जेब से भी तो डला देते हैं, तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। ये तो अभी बड़ा अच्छा लगता है। ये तो अभी होने लगा, पर शुरू से जब नहीं होता था तब कैसे, हाँ, मतलब टाइम भी निकालना है और बिना स्वार्थ के, मतलब एक होती है कि क्यों कर रहे हैं। जी, एक स्वार्थ है, आज का हर इंसान का स्वार्थ है, पर आपके भी इसके पीछे मतलब बिना स्वार्थ के कैसे आप कर पा रहे हो? वो एक लगन लग गई उस समय, क्योंकि उस समय जब मैं पेंटिंग करा करता था, मैंने काफ़ी ऐसे किस्से देखे जहाँ पर लोगों ने बेदर्दी के साथ उन जीवों को मार दिया, सांप वगैरह, और अच्छे अच्छे किस्म के सांप थे, अब तो दिखते ही नहीं है वो। तो बहुत संतुष्टि मिलती, कहीं ना कहीं हम कुदरत के साथ मिलके कोई जीव का मतलब संरक्षण कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात लगती है। और फिर मैं खुद परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे को चुना है इस काम के लिए। तो कहीं मनुष्य होने का हम फर्ज निभा रहे हैं। तो माधोपुर के अंदर राजस्थान के अंदर कितने रेस्क्यू होंगे आपके हिसाब से, बताइए? नहीं, बिल्कुल वो बात आपकी सही है, बहुत रेयर केस में ऐसे, हाँ बहुत कम मिलते हैं। बाकी बड़ा अच्छा लगता है और ये चल रहा है, और ऊपर वाला जब तक चाहेगा तो चलता रहेगा। चलो, हमारी शुभकामना यही है कि इस तरीके से चलता रहे सब कुछ। तो आज का पॉडकास्ट यहीं करते हैं, बहुत बड़ा हो चुका है। तो भैया थैंक यू सो मच आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, होप्स आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू।